हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस नवा, जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंसेप्ट क्लियर होते हैं विद नो रट्टा एंड ओनली लॉजिक। तो आज हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले के टॉपिक्स हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट करे हैं। अगर आपको वो वाले टॉपिक्स देखने हैं तो इससे पहले वाले वीडियोस को रेफर करें। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के एविडेंस क्या थे, हमें कैसे पता चला कि इवोल्यूशन स्पीशीज में हुआ है। तो इसके एविडेंस कुछ 5 एविडेंस है। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, सेकंड इज बायोकेमिकल एविडेंस, थर्ड इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, फोर्थ इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस एंड फिफ्थ इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब हम एक एक करके इन सारे एविडेंसेस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एविडेंस आता है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी कोई भी मॉर्फोलॉजी होता है इन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग। बाहर की आउटर आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना ही मॉर्फोलॉजी होता है। और एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल और ऑर्गेनिज्म, इंटरनल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे हम बात करते हैं इसके दो टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन एंड सेकंड इज एनालॉगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होता है जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट जो उनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है ड्यू टू देयर एडेप्टेशंस। जैसे कि अगर मान लो जो फॉरलिम्स हैं, चीता, बैट, व्हेल और ह्यूमन की, उनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, पर इनका ना अलग अलग फंक्शन होता है ड्यू टू दैट डिफरेंट एडेप्टेशन। जैसे कि चीता का फंक्शन होता है फॉरलिम्ब का रनिंग करना, और जो ह्यूमन का होता है उसका होता है होल्डिंग, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ना। बैट का होता है फ्लाइंग, उड़ना, और जो ह्यूमन वेल होती है उसका होता है स्विमिंग। तो इनका स्ट्रक्चर तो सेम है, बट ड्यू टू डिफरेंट एडेप्टेशन इनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे? अब ये डिराइव तो एक ही स्ट्रक्चर से हो रहा है, मतलब इनका जो ओरिजिन है वो सेम ही है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ये कॉमन ओरिजिन से डेवलप तो हो रहा है, पर ये ड्यू टू डिफरेंट अडेप्टेशन ये अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से, मतलब दूर हो रहे हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें प्लांट्स में, तो वो आता है टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविला। अब ये दोनों होते क्या है? इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि ये दोनों होते हैं मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफाइड फॉर्म होता है दोनों। पर इनका जो फंक्शन होता है, जैसे कि टेंड्रिल्स का फंक्शन होता है क्लाइंबिंग एंड थॉर्न्स का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। सो इनका फंक्शन अलग अलग होता है, पर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अगर दूसरी तरफ बात करें, जो हर्ट होता है वर्टिब्रेट्स का, वो सेम होता है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है हर्ट का वर्टिब्रेट्स में वो सेम होता है, पर जो उनका फंक्शन होता है, जैसे कि जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। मैमल्स में डबल 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 सर्कुलेशन होता है, मिक्स सर्कुलेशन होता है फिश में, एंड सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस में, एंड मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है एम्फीबियंस में और कुछ रेप्टाइल्स में। तो उनका जो हर्ट का स्ट्रक्चर है वो तो सेम होता है, पर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन फॉलो करता है। मतलब जो उनका हर्ट है वो अलग अलग तरीकों से फंक्शन करता है, कुछ में सिंगल सर्कुलेशन होता है, कुछ में मिक्स सर्कुलेशन होता है, और कुछ में डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये बात रही होमोलोगस ऑर्गन। फिर से बताती हूँ, होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो सेम होता है, पर उनका जो फंक्शन होता है ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये रिजल्ट होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के। अब सेकेंड बात करते हैं हम एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिफरेंट ओरिजिन से आए हैं। तो पर उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो फंक्शन होता है उनका जो सेम होता है। जैसे कि जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है और बर्ड्स हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है उड़ने का। तो पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये रहा इंसेक्ट का विंग और ये रहा बर्ड का विंग, इनका जो स्ट्रक्चर है वो तो अलग अलग है, पर इनका फंक्शन एक ही है, तो इससे ये कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स है।
इसी रिजल्ट होते हैं कन्वर्टेड इवोल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट ओरिजिन से इवॉल्व तो होता है पर इनके सेम अडेप्टेशन की वजह से इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। अब अगर दूसरे एग्जांपल लें, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों अलग अलग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो स्वीट पोटैटो है एक मॉडिफाइड रूट है और जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, पर इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, दैट इज स्टोरिंग ऑफ फूड। थर्ड एग्जांपल अगर हम लें तो वो लेंगे आई ऑफ ऑक्टोपस। मतलब ऑक्टोपस की जो आई है और मैमल की आई है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। ऐसा इससे क्योंकि जो ऑक्टोपस का आई का स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड होता है और जो मैमल के आई का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। आई भी दो टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, कंपाउंड और सिंपल। तो जो ऑक्टोपस का जो स्ट्रक्चर है आई का वो होता है कंपाउंड, और जो मैमल के स्ट्रक्चर मैमल की आई का स्ट्रक्चर है वो होता है सिंपल। पर इनका जो फंक्शन है दोनों आई का वो होता है विजन, मतलब देखना। तो ये बात रही एनालॉगस ऑर्गन की। फिर से बताती हूँ, एनालॉगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, पर ड्यू टू द सिमिलर नीड्स इनका जो फंक्शन होता है ये सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड दैट ऑफ बर्ड्स। इससे रिजल्ट होता है कन्वर्टेड इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिकल इवोल्यूशन। बायोकेमिकल इवोल्यूशन के बताता है हमें कि जो सिमिलर इन प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन और जीन्स में सिमिलैरिटी होती है फंक्शनिंग में, वो हमें बताता है कि एंसेस्ट्री से हमें क्लू देता है कि ना एंसेस्ट्री में क्या हो रहा था। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो उसके नेक्स्ट जनरेशन तक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगी। तो अगर हम किसी भी मतलब तो उसका हम देखेंगे कि जो प्रोटीन्स और जीन्स है उसमें सिमिलैरिटी आएगी। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन से ये चलता रहा तो अगर हम कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे देख स्टडी करेंगे उसे, तो हमें उसके प्रोटीन्स और जीन्स से हमें पता चल जाएगा कि उसके एंसेस्टर से की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। हमें क्लू मिल जाएगा कि उसके एंसेस्टर थे वो कैसे थे। ये इसलिए होता है क्योंकि जीन्स होता है वो सिमिलर होता है। अब जैसे कि हम देखें तो चिंपैंजी और ह्यूमन है उसका जीन सिमिलैरिटी है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो पहले चिंपैंजी की कैरेक्टर्स में ही, मतलब जो चिंपैंजी की कैरेक्टर्स ही थी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ह्यूमन के इवोल्यूशन में। अब बायोकेमिकल इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हमें जो सिमिलैरिटी होती है हमारे जीन्स और प्रोटीन्स में, वो हमें बताती है कि जो एंसेस्टर है उसमें कैसे इवोल्यूशन आए, मतलब एंसेस्टर से हमें कैसे इवोल्यूशन आए, मतलब एंसेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो वो हमें क्लू मिलता है उससे, इसलिए इसे कहते हैं बायोकेमिकल इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट की हम बात करें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी वो तो ऑन्टोलॉजी होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया था अर्नेस्ट हैकल, मतलब इसको एक्सप्लेन करा था अर्नेस्ट हैकल ने। इन साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था बायोजेनेटिक लॉ, जिसे हम कुछ और भी कहते हैं रिसेप्टिलेशन थ्योरी। बायोजेनेटिक लॉ से जो अर्नेस्ट हैकल हैं उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को प्रूव करा था, एक्सप्लेन करा था। इन्होंने अपने लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब इनके लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि जो ऑन्टोजेनी होती है वो रिसेप्टिलेट्स करती है फाइलोजेनी। अब ऑन्टोजेनी क्या होता है? ऑन्टोजेनी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक लाइफ की स्टडी को ऑन्टोजेनी कहते हैं। और जो फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है एंसेस्टरी, और रिसेप्टिलेट्स मीन्स रिपीट। तो इसको अगर हम मतलब निकालेंगे तो इसका आएगा स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। जो हम एम्ब्रियो पढ़ते हैं, मतलब एम्ब्रियो की जो स्टडी होती है वो रिपीट करती है एंसेस्टर को। जो एम्ब्रियो होता है वो रिपीट करता है एंसेस्टर को। जो कैरेक्टरिस्टिक्स एम्ब्रियो में आए वो मिलती हैं कहाँ से? एंसेस्टर से। तो एंसेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाती है। अब इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया था कि कुछ फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एब्सेंट होते हैं इन अ अडल्ट फेज। मतलब इन्होंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो एम्ब्रियो स्टेज में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एब्सेंट होती है इन अडल्ट स्टेज। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब अगर वर्टिब्रेट्स है, ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, अगर वो देखें तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ जो रो ऑफ वेस्टिकल स्लिट होती हैं वो हेड के बिहाइंड फॉर्म होती हैं, जो एब्सेंट होती है हमारी अडल्ट
वर्टिब्रेट, बस ये फंक्शनल होती है फिशेस में। तो इन ये जो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टिकल गिल्ड है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो है, पर जो अडल्ट फेज है उसमें नहीं है। तो उन्होंने इसी स्टेटमेंट को प्रूव करा, बताया, एक्सप्लेन करा। इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट दी थी कि जो एम्ब्रियो होते हैं वो पास करते हैं अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल, कि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक एम्ब्रियो पास करते हैं जो दूसरे एनिमल अडल्ट स्टेज में होते हैं। पर ये गलत थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो एम्ब्रियो होते हैं वो अभी भी दूसरी एनिमल के अडल्ट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक को पोजेस नहीं करते हैं। अब इसको इसको बताया था कार्ल वॉन बैरन ने। कार्ल वॉन बैरन ने डिस्प्रूव कराते इस रिसेप्टिबुलेशन थ्योरी को, क्योंकि इनका जो लास्ट पॉइंट था कि जो एम्ब्रियो होते हैं वो दूसरों के अडल्ट ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स से पास करते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसको डिस्प्रूव कर दिया था कार्ल वॉन बैरन ने और बताया था कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू अडल्ट स्टेज ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स। तो ये रहा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब ये वाला जो एविडेंस है उसको माना जाता है कि ये बेस्ट और एक्यूरेट एविडेंस होता है इवोल्यूशन का। मतलब जो पैलेंटोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं पैलेंटोलॉजी क्या होता है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल होता है। जो फॉसिल्स होता है उनकी स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी इम्प्रिंट, कोई भी प्रूफ रह जाता है सेडिमेंट्स में एंड ऑन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, तो वो फॉर्म कर देता है आफ्टर, मतलब बहुत टाइम के बाद वो फॉर्म करता है फॉसिल की फॉर्म में, प्रेजेंट होता है फॉसिल की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं फॉसिल। अब इसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो ऐसा माना जाता है कि जो इवोल्यूशन है उसका जो सबसे अच्छा एविडेंस है, बेस्ट और एक्यूरेट एविडेंस है, उसको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस माना जाता है। अब ऐसा इससे क्योंकि ये रियल ऑर्गेनिज्म की फिजिकल रिमेन्स प्रोवाइड करता है जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसे माना जाता है बेस्ट एंड एक्यूरेट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब जो फॉसिल होता है वो प्रेजेंट होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ये फॉसिल्स हैं जो सेडिमेंट्स में फॉर्म होते हैं। अब जो ऊपर सबसे टॉप वाला है, टॉप ऑफ सेडिमेंट, वहाँ न्यू फॉसिल बने मिलेंगे। जो सबसे न्यू है, लेटेस्ट हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वो टॉप ऑफ सेडिमेंट पे मिलेंगे। और जो सबसे पुराने हैं, मतलब जो ओल्डेस्ट फॉसिल है, वो सबसे नीचे वाली लेयर में मिलेंगे, डीपेस्ट सेडिमेंट। अब जो जो डिफरेंट लेयर होती है सेडिमेंट की, मतलब जो सेडिमेंट रॉक में फॉसिल प्रेजेंट होता है, तो जो डिफरेंट लेयर होती है सेडिमेंट की वो इंडिकेट करते हैं कि कौन सा फॉसिल, मतलब जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को बताते हैं कि कौन सा फॉसिल कौन से टाइम में फॉर्म हुआ था, मतलब कौन से टाइम में वो प्रेजेंट था। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटेंट ऑर्गेन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं फॉसिल्स। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले थे, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह हैं, तो हमें कैसे पता चला था कि हमारी जनरेशन से पहले, हमारे ह्यूमन के इवोल्यूशन से पहले डायनासोर भी थे। तो ये हमें पता चला फॉसिल्स हमें बताता था, मतलब जो फॉसिल्स है हमें बताते थे कि हमसे पहले, मतलब एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म वो कैसे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। अब जो स्टडी होता है फॉसिल के डिफरेंट लेयर में, तो वो हमें बताता है कि जियोलॉजिकल पीरियड में वो कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो एज ऑफ फॉसिल है वो हम कैसे निकालते हैं, एज ऑफ फॉसिल भी दो टाइप्स के, मतलब दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। एक तो रिलेटिव डेटिंग एंड सेकंड वन इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब रिलेटिव डेटिंग क्या होता है, रिलेटिव डेटिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी दो फॉसिल करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेडिमेंट, फिर हम उसके एज को हम अप्रोक्सीमेटली हम फाइंड कर सकते हैं। अब सेकेंड आता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, इसमें रेडियो एक्टिव डिके को मेजर करके हम जो डिफरेंट फॉसिल्स हैं, मतलब उनकी एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव डेटिंग एक टाइप से टेक्निक है जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके डिके की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो फॉसिल्स, रॉक्स और अदर मटेरियल्स हैं उनकी अप्रॉक्सीमेटली एज क्या थी। अब इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो कार्बन डेटिंग एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन स्पाइन रेजोनेंस मेथड। इनकी मदद से हम एज ऑफ फॉसिल फाइंड कर सकते हैं।
अब फिफ्थ आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है? अब क्या होता है, ड्यू टू वेरियस नीड्स, हमारी नीड की वजह से जो ह्यूमंस होता है वो ब्रीड कर देते हैं इन सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल। अब हमने पढ़ा था ना उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में कि बाय क्रायो प्रिजर्वेशन हम क्या करते हैं, पॉलिन बैंक्स में पहले पॉलिन को स्टोर कर देते हैं, फिर जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हमें करना होता है तो अब हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं बाय, मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्पीशीज़ को ब्रीड कर देते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। तो ये प्लांट्स में तो हमने पढ़ा था, ये एनिमल्स में भी होता है। अब जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो ब्रीड के लिए तो होते हैं, पर वो सेम ग्रुप में ही ब्रीडिंग हो सकती है। अगर हम जैसे कि हम डॉग्स को ब्रीड करें तो एक न्यू ब्रीड बना सकते हैं। ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मैन, अगर हम एक नई ब्रीड बनाते हैं 100 सालों में, अगर हम 100 साल में कोई भी नई ब्रीड बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वही ब्रीड नेचर है वो मिलियन ईयर्स में बना सके। मतलब जो नेचर का ब्रीडिंग फॉर्म होता है, मतलब जो इवोल्यूशन फॉर्म होता है वो बहुत स्लो होता है, पर जो मैन होते हैं ड्यू टू दैट, मतलब हमारे नीड के अकॉर्डिंग मैन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ब्रीड कर देते हैं ताकि हम नई स्पीशीज बना सकें, ताकि उससे हमें फ़ायदे हो सकें, उसके एडवांटेजेस हो सकें हमें डिफरेंट फील्ड्स में। तो अगर हम कोई भी नई ब्रीड बना देते हैं तो 100 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 100 सालों में अगर हम कोई नई ब्रीड बना देते हैं तो क्या होता है, जो नेचर है वही सेम ब्रीड वो बिलियन ऑफ ईयर्स में भी बना नहीं सकता। तो हमारा काम इतना फास्ट होता है, पर इसकी वजह से जो नेचर है उसको भी हार्म पहुंच जाता है। अब ये हमने एविडेंस पढ़ ली इवोल्यूशन के कि कैसे हमें पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है, कौन से एविडेंस है जिससे हमें पता चला कि जो एंसेस्ट्री से हमारी जनरेशन है उसमें इवोल्यूशन हुआ। अब एक प्रिंसिपल आता है, जो एग्जाम्पल होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, वो आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखना। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हमें बताता है, ये स्टेट करता है कि कोई भी पॉपुलेशन है अगर वो फ्री है फ्रॉम सर्टेन फैक्टर्स लाइक नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन माइग्रेशन, अगर कोई भी पॉपुलेशन इन फैक्टर्स से फ्री है तो उसकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी ओवर जनरेशंस। अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़े तो इसके अकॉर्डिंग है कि कोई भी लार्ज रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन होती है उसके एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है ओवर जनरेशन अगर वो पॉपुलेशन फ्री होती है फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जीन माइग्रेशन। तो ये हमें बताता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब इन्होंने एक टर्म का यूज करा था अलील। अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अलील क्या होता है। अलील जीन किसी ट्रेट को कंट्रोल करता है, मतलब एक जीन किसी ट्रेट को कंट्रोल करता है और उस जीन के अलग अलग वर्जन होता है, उसको हम अलील बोलते हैं। मतलब कोई भी जीन होता है वो अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल करता है, तो उस को भी, मतलब उस जीन को भी कंट्रोल कर रहा होगा कोई, तो उसको हम कहते हैं अलील। जो डिफरेंट अलील को हम सिंपली बोलें तो अलील एक डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इस कोई भी जीन के, सेम जीन के। फॉर एग्जांपल लें, जैसे कि आई कलर होता है, ब्लू कलर होता है और ब्राउन कलर होता है। तो ये जीन हो गया आई कलर और इसके जो अलील हो गए वो हो गया ब्लू कलर एंड ब्राउन कलर। तो ये होता है अलील। अगर हम अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल देखें तो मान लो एक जीन है, उसके दो अलील्स हैं पी एंड क्यू, तो उनके जीनोटाइप होंगे जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट होता है जो एक्सप्रेस करता है इन नेक्स्ट जनरेशन, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं ओवर रेसिसिव। और जो हेट्रोजाइगस होता है जो रेसिसिव जीन होता है, रेसिसिव अलील होता है, रेसिसिव अलील होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन से जब डोमिनेंट एब्सेंट होता है तब भी वो एक्सप्रेस होता है, अगर डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो अगर इन दोनों के हम जीनोटाइप निकालेंगे तो बनेंगे, अगर हम निकालेंगे तो कैपिटल ए इज द होमोजाइगस
डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और फिर देखें कि जो स्मॉल ए एंड स्मॉल ए होगा तो वो फॉर्म होगा, सॉरी कैपिटल एंड स्मॉल ए होगा तो ये हेट्रोजाइगस होगा। इसमें दोनों कैरेक्टर्स है, पर जो अगर ये एक्सप्रेस करेगा तो ये सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि जो रेसिसिव होता है वो शो करता है ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। और इसका थर्ड बनेगा जीनोटाइप, वो होगा होमोजाइगस रेसिसिव। तो ये तीन कंडीशन बनी हमारी, अगर जीनोटाइप हम किसी का निकालते हैं तो। अगर हम इनका निकालेंगे, इनका अगर हम जीनोटाइप निकालेंगे तो अगर कैपिटल पी एंड कैपिटल पी होगा तो वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू होगा वो होगा रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। अगर पी क्यू होगा तो वो होगा हेट्रोजाइगस। तो ये रहे डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ पी एंड क्यू। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, अगर हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे फॉर अ पॉपुलेशन तो वो आएगी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इसमें जो p है ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी की स्टेटमेंट है। इसमें जो p है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड q इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिसिव अलील। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वो इक्वल होगी 1 के। अगर हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो इसका हम अगर होल स्क्वायर कर देंगे, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ये रहा जीरो टाइप का जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। इसमें जो p स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। जो t 2pq है वो pq रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट, एंड q स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस रेसिसिव अलील। तो ये बात है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को अफेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले इससे पहले हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो अगर P और Q, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो जीन है उसके अलील होते हैं, तो हमने अभी माना था P और Q। तो अगर जितना ज़्यादा डेविएशन होगा P और Q में उतना ज़्यादा इवोल्यूशन होगा हमें मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा पी और क्यू में पी और क्यू में डेविएशन होगा, ज़्यादा अलग अलग होंगे, तो उतना ज़्यादा इवोल्यूशन उस पॉपुलेशन में होगा। अब फैक्टर्स की हम बात करें तो फर्स्ट फैक्टर इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन परमानेंट चेंज होता है डीएनए में। अब परमानेंट चेंज कैसे भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड बेस में, या फिर लॉन्ग सेगमेंट में भी चेंज हो सकता है, या फिर पूरा क्रोमोसोम में भी चेंज हो सकता है, जो रिजल्ट करता है म्यूटेशन। म्यूटेशन ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। इससे क्या होता है, न्यू अलील्स फॉर्म्ड होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है अलील ए, कैपिटल ए जो डोमिनेंट अलील है वो अगर रेसेसिव अलील से म्यूटेट कर जाएगी तो जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट मतलब जो अलील है वो अलग अलग है, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो उनकी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये रहा फर्स्ट फैक्टर विच इज म्यूटेशन। अब सेकंड फैक्टर की हम बात करें, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या होता है? अगर कोई इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन मूव करता है तो उसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन, मतलब जीन का ट्रांसफर होता है। कोई भी इंडिविजुअल का अगर एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक ट्रांसफर होगा है तो उसे हम कहेंगे जीन माइग्रेशन। अब जो माइग्रेशन होता है अगर मैनी टाइम्स हुआ तो उसे हम टर्म देंगे जीन फ्लो। अगर हम सिंपली बोले तो माइग्रेशन अकर मैनी टाइम इज नोन एज जीन फ्लो। ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? जो न्यू जीन है वो मतलब जो उसकी जो पुरानी पॉपुलेशन उसको लीव कर देगी और एक नई पॉपुलेशन में एंटर कर देगी। जैसे कि जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर गए थे फ्रॉम इट्स मेनलैंड दैट इज साउथ अमेरिका, जो वो माइग्रेट कर गए थे टू गैलापागोस आइलैंड, जिसकी वजह से उनकी जो ब्रीड है वो अलग अलग फॉर्म्ड हुई। कुछ की जैसे कि मतलब ब्रीड अलग अलग फॉर्म हुई थी, उनकी जो वो थी बीक थी वो अलग अलग थी, जैसे कुछ की लार्ज थी, कुछ की स्मॉल थी, कुछ की मीडियम थी, जिसकी वजह से उनका जो फीडिंग है वो भी चेंज हो गया था। जो लार्ज बीग वाली थी वो फ्रूट्स वगैरह खाती थी, लार्ज सीड खाती थी।
और जो स्मॉल वाली थी वो स्मॉल सीड्स ही खा पाती थी। तो इसका जो रिजल्ट हुआ कि जो जीन है उसकी फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है, जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। जेनेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे एक्सप्रेस करी थी अभी हमने, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रहा जेनेटिक फ्रिक्वेंसी, सॉरी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। तो ये चेंज हो जाती है बाय जीन माइग्रेशन। अब नेक्स्ट फैक्टर क्या, अगर हम बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, कोई भी रैंडम चेंज होता है अगर स्मॉल पॉपुलेशन में, तो उससे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, मतलब जो अगर हम एग्जांपल लें बर्ड्स का, तो वो मेनलैंड से गैलापागोस आइलैंड चली गई थी, तो उनकी जो स्पीशीज है इन द मेनलैंड, तो उनका जो उसका रैंडम लॉस हो गया था फ्रॉम द मेनलैंड, तो इससे हम कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसके दो एक केसेस होते हैं, फर्स्ट इज फाउंडर इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज बॉटलनेक। अब फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल लेते हैं डार्विन फिंचेस के, वो साउथ अमेरिका से फ्लाई कर गए टू गैलापागोस आइलैंड में, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीशीज़ है इन द मेनलैंड में उनकी जो स्पीशीज़ है वो कम हो गई, उनका जो रैंडम लॉस हो गया और वो चली गई न्यू न्यू पॉपुलेशन में। तो मतलब चेंज आ गया इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, तो इसलिए इसे कहते हैं हम फाउंडर इफेक्ट। अब सेकंड आता है बॉटल नेक इफेक्ट। अब बॉटल नेक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है, मतलब जो पॉपुलेशन होती है उसमें चेंज आता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी या फिर ह्यूमन एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन में चेंज आता है, लॉस आता है जीन में, तो उसे कहेंगे हम बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल ले हम चीता की पॉपुलेशन, अगर हम चीता की पॉपुलेशन लें, तो अगर एक्सेसिव हंटिंग की वजह से जो उसकी जो पॉपुलेशन वो डिक्रीज कर जाती है, तो इससे हम कहेंगे बॉटल नेक का इफेक्ट का एग्जांपल। अब सेकेंड हम इफेक्ट सॉरी फोर्थ इफेक्ट की हम बात करें कि फोर्थ फैक्टर जो हार्डी-विनक्यूर प्रिंसिपल को अफेक्ट करता है वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट है, इसका मतलब होता है कि कुछ मतलब जो एनवायरनमेंट है वो कुछ ऑर्गेनिज्म को फेवर करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, और कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बाय द इन्वायरमेंट। इसके इफेक्ट क्या होता है, जो बेनिफिशियल एलील होता है वो कॉमन हो जाता है, वो ज़्यादातर हो जाता है स्पीशीज़ में। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें तो कैमोफ्लेज होता है, ऑर्गेनिज्म विद बेटर कैमोफ्लेज सर्वाइव कर लेते हैं सक्सेसफुली। पर जो मतलब उनका जो कैमोफ्लेज होता है, उनका जो छुपने का तरीका होता है, अगर वो ज़्यादा अच्छा नहीं हो तो वो सब, तो वो जो उनका जो प्रेडेटर है वो उसे फाइंड कर लेगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उसकी जो स्पीशीज है वो एक्सटेंड कर जाएगी। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी जो रिजल्ट होता है, इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है ओवर जनरेशन। जैसे कि हमने अभी इससे पहले के एग्जाम पहले के वीडियो में एग्जांपल लिया था, सॉरी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में हमने देखा था कि जो पॉल्यूशन से पहले की कंडीशन और पॉल्यूशन से बाद की कंडीशन में क्या क्या चेंज आए थे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन से पहले की कंडीशन में लाइट फिल्म मॉथ थी वो डोमिनेट कर रही थी, और जो पॉल्यूशन के बाद की कंडीशन से उसमें डार्क फिल्म मॉथ डोमिनेट कर रही थी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो एनवायरनमेंट ने ही डार्क और लाइट फिल्म मॉथ को सिलेक्ट करा था ओवर मतलब अलग अलग टाइम पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट जीन्स होते हैं वो कंबाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वेरिएशन आते हैं स्पीशीज में, तो वो उसे वेरिएशन आ जाती है ड्यू टू न्यू कॉम्बिनेशन। तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म्ड हो जाती है और जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी ऐसे इफेक्ट करता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब सिक्स फैक्टर आता है नॉन रैंडम मेटिंग। जब कोई ऑर्गेनिज्म रैंडमली मेट नहीं कर रहा है तो उससे हम कहेंगे नॉन रैंडम मेटिंग। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो सर्टेन ट्रेड्स होती हैं वो कॉमन हो जाती हैं पॉपुलेशन में, क्योंकि अगर वो मेट नहीं करेगा तो जो वेरिएशन आएगी वो ऑफस्प्रिंग में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना पॉपुलेशन वो सेम रहती है। अगर हम एग्जांपल है कि जो सिमिलर हाइट होती है, मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं पीपल रेफर करते हैं सिमिलर हाइट वाले पार्टनर्स को। तो अगर सिमिलर हाइट हो गया, अगर जो छोटी हाइट के हैं वो छोटी हाइट वाले लेंगे तो उनकी जो प्रजननी होगी वो छोटी हाइट की होगी, और जो ज़्यादा हाइट की लेंगे ज़्यादा हाइट के पार्टनर्स होंगे वो ज़्यादा हाइट के पार्टनर को फॉलो प्रेफर करेंगे, तो उनकी जो प्रजननी होगी वो भी ज़्यादा हाइट की होगी। तो इस ये जो
पॉपुलेशन होगी वो उसमें जो प्रैक्टिसेस होगी वो भी सेम आएंगी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं होता हाइट के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज करना। सो ये हमने बात करी आज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडाप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन एंड प्लांट इवोल्यूशन। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस हुआ को फॉलो करें। थैंक यू।